नमस्कार साथियों, राजस्थान की कला संस्कृति इतिहास पे हम बात कर रहे हैं। और एक दुर्गों की सीरीज, राजस्थान के दुर्गों की सीरीज जारी है, जिसमें हमने आपको कई सारे दुर्ग करा दिए हैं। और यहाँ हम बात करेंगे चित्तौड़गढ़ के किले की। चित्तौड़गढ़ राजस्थान की वीर भूमि, त्याग वीरता स्वाभिमान एवं बलिदान की भूमि। नारी जिद जौहर करे नर सिर देवण होड़, मरणो अठे मसखरी यो मेवाड़ी चित्तौड़। राजस्थानी भाषा में, मेवाड़ी भाषा में ये पंक्तियां जहाँ लिखा कि नारी जिद से जौहर करती हैं, स्वाभिमान की रक्षा में जौहर करती हैं। नारी जिद जौहर करे नर सिर देवण होड़, लोगों में सिर देने की होड़ जहाँ रहती है। नारी जिद जौहर करे नर सिर देवण होड़, मरणो अठे मसखरी। ऐसे कह सकते हैं कि हथेली पे जान लेके राजपूत योद्धा यहाँ घूमा करते थे। और इन्होंने कितने ही युद्धों में अपने प्राण उत्सर्ग कर दिए, कितने ही इतिहास में बलिदान और रक्तों से रंगे हुए पन्ने इतिहास के उपलब्ध हैं, जो आज भी उनकी वीरता का, राजस्थान की वीरता का प्रमाण बने हुए हैं। हम बात करते हैं, पॉइंट्स पे बढ़ते हैं। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ किले की हम बात कर रहे हैं। पंक्ति में आपको सुना रहा था, नारी जिद जौहर करे नर सिर देवण होड़, मरनो अठे मसखरी यो मेवाड़ी चित्तौड़। ये मेवाड़ी चित्तौड़ है। पॉइंट्स पढ़ते हैं चित्तौड़गढ़ किले के बारे में। पॉइंट्स के बाद बिल्कुल लास्ट में हम बात करेंगे उन चीजों की जो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी कहती है। सारे पॉइंट्स हम प्रमाणिक रूप से पढ़ रहे हैं, लेकिन बिल्कुल जहां पन्ने हैं राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी के, वो डायरेक्ट मैं आप तक पहुंचाता हूं, जिससे आपको लगे कि वास्तव में ही वो सारी जानकारियां ऑथेंटिक हैं। तो शुरुआत करते हैं। हमें पता है गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। ये लाइन बड़ी प्रसिद्ध लाइन है चित्तौड़गढ़ के किले के बारे में। गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। बाकी सब क्या है? गढ़ैया, यानी छोटे किले हैं। गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, जयमल पत्ता गोरा बादल जैसे हुए लड़ैया। कौन कौन? जयमल पत्ता, मैं कुछ नाम गिना देता हूं। गोरा बादल ऐसे हुए लड़ैया, यानी ऐसे यहां सैनिक हुए, वीर सेनापति हुए। क्या बोला मैंने बोला गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, जयमल पत्ता गोरा बादल जैसे हुए लड़ैया, स्वाभिमान की खातिर जौहर करी पद्मिनी मैया, और रावल रतन सिंह से शासक जहां इतिहास रचैया। ये बहुत इजी वे में चीजें याद हो जाती हैं। त्याग वीरता स्वाभिमान की अमर निशानी है, दुर्गों के सिरमौर बड़ी गंभीर कहानी है। चित्तौड़गढ़ के किले की मैं बात कर रहा हूं। आप जुड़ जाइए मेरे साथ, आपको बहुत रोचक अंदाज में चीजें आप तक पहुंच जाएंगी। पंक्ति वीर विनोद से ली हुई है। लिखा है त्याग वीरता और स्वाभिमान की अमर निशानी। कौन सा किला, कौन सी रियासत? चित्तौड़गढ़ का किला। त्याग वीरता स्वाभिमान की अमर निशानी है, अमर निशानी है। और दूसरी लाइन क्या है? दुर्गों के सिरमौर, ये इसका उपनाम है, दुर्गों के सिरमौर। और एक और बहुत रोचक चीज आपको बताऊंगा अभी। दुर्गों के सिरमौर बड़ी गंभीर कहानी है। कैसी कहानी है? बड़ी गंभीर कहानी है। ये बात तो हमें पता ही है, बड़ी गंभीर कहानी है। लेकिन एक और अच्छी बात मैं कह रहा था अभी, जो मैं आपको बताने वाला हूं, कि ये बड़ी जो है, इससे तो बना देंगे बेड़च नदी, और गंभीर से बना देंगे गंभीरी नदी, तो हमें याद हो जाएंगी कि चित्तौड़गढ़ का किला इन नदियों के पास स्थित है। देखो कितनी बढ़िया बात आ गई निकल के। त्याग वीरता स्वाभिमान की अमर निशानी है, और दुर्गों के सिरमौर, ये तो उपनाम हो गया, दुर्गों के सिरमौर बड़ी गंभीर कहानी है। और बड़ी गंभीर कहानी है तो बड़ी गंभीर से दो शब्द निकल के आ गए, बेड़च और बड़ी से क्या बन गया? बेड़च, और गंभीर से क्या बन गया? गंभीरी। तो इन नदियों के पास यह किला स्थित है। तो ये पॉइंट हम याद रखेंगे। इसके बाद यहाँ एक हिंट लिखी हुई है, ये है नारी जिद जौहर करे नर सिर देवण होड़, मरणो अठे मसखरी यो मेवाड़ी चित्तौड़। मेवाड़ रियासत में बना हुआ किला। कौन सा किला? चित्तौड़ का किला। ये राजस्थानी भाषा की पंक्ति, नारी जिद जौहर करे नर सिर देवण होड़। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, जयमल पत्ता गोरा बादल जैसे हुए लड़ैया, ये सेनापतियों के नाम यहाँ आ जाते हैं। इसके बाद बड़ी गंभीर कहानी से बेड़च और गंभीरी नदियां निकल के आ जाती हैं। और मैं आपको आगे लिए चलता हूं चित्तौड़ के किले में। अगले पॉइंट पे हम बढ़ते हैं। बात आती है निर्माता की। चित्तौड़ किले के निर्माता कौन हैं? चित्तौड़ किले के निर्माता हैं चित्रांगद मौर्य।
चित्रांगद मौर्य। मौर्य वंश के राजा चित्रांगद मौर्य चित्तौड़गढ़ किले के निर्माता हैं। इन्हीं का नाम चित्रांग मिलता है, एक ही नाम है, सटीक जानकारी है, चित्रांगद मौर्य या चित्रांग मोरी। मोरी भी मौर्य वंश से संबंधित है, मोरी मौर्य वंश को ही कहते हैं। निर्माता की जानकारी कहां से प्राप्त होती है? तो राजस्थान में चित्तौड़ किले के निर्माता की जानकारी के कुछ प्रमाणिक स्रोत हैं, जिनमें एक नाम आता है कुमारपाल प्रबंध का। कुमारपाल प्रबंध से पता चल जाता है इस किले का निर्माता। कुमारपाल प्रबंध नैंडसीरी ख्यात में लिखा हुआ है। चित्तौड़ किले के निर्माता का नाम नैंडसीरी ख्यात से हमें पता चलता है। वीर विनोद से भी हमें पता चलता है मेवाड़ रियासत के इतिहास के बारे में, जिसमें चित्तौड़ किले के निर्माता चित्रांग मोरी को बताया गया। कर्नल जेम्स टॉड भी मानमोरी शिलालेख के आधार पर कहते हैं कि चित्रांग मोरी ने ही इस किले का निर्माण करवाया था। तथ्य जो भी हो, ऑथेंटिक बात यह है कि चित्रांगद मौर्य, चित्रांग मोरी इस किले के निर्माता हैं। आधुनिक निर्माता की बात करें तो चित्तौड़ किले को वास्तविक वर्तमान स्वरूप चित्तौड़ किले को दिया तो ये महाराणा, कौन से महाराणा हैं आप बता सकते हैं? महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा कलम कटार और कला की त्रिवेणी कहलाते हैं। स्थापत्य कला के राजस्थान में जनक कहलाते हैं महाराणा कुंभा, स्थापत्य कला के जनक। यहां 84 दुर्गों में से 32 बनाए कुंभा ने। स्थापत्य कला के नए आयाम दिखाए कुंभा ने। बहुत इजी वे में मैं बातें बता देता हूं आपको। 84 दुर्गों में से, मेवाड़ रियासत के 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग अकेले महाराणा कुंभा के खाते में जाते हैं। यहाँ 84 दुर्गों में से 32 बनाए कुंभा ने। स्थापत्य कला के नए आयाम स्थापित किए कुंभा ने, इसलिए क्या कहलाते हैं? स्थापत्य कला के जनक कहलाते हैं महाराणा कुंभा। चित्तौड़गढ़ किले के वास्तविक निर्माता माने जाते हैं महाराणा कुंभा। नदियों की बात करें, मैंने अभी बताया था बड़ी गंभीर कहानी है, तो बड़ी से क्या? बेड़च, और गंभीर से क्या? गंभीरी। तो इसी वे में याद हो गई, बड़ी गंभीर कहानी है तो बेड़च और गंभीरी नदियां याद रखेंगे। किले का जो आकार है व्हेल मछली के समान है, ये बात हमें याद रखनी है। किले का आकार कैसा है? व्हेल मछली के समान, ये पॉइंट हमें याद रखना है। क्षेत्रफल चित्तौड़गढ़ का किला 28 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 13 किलोमीटर की परिधि लिए हुए यह किला अपने आप में राजस्थान का सबसे बड़ा किला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा किला है। आगे लिए चलता हूं मैं, ये पॉइंट बहुत इजी वे में आपको याद हो गए हैं बहुत सरलता के साथ। और आगे बढ़ें तो देखते हैं क्या है। तो चित्तौड़गढ़ किले के उपनाम, चित्तौड़गढ़ किले के उपनामों में चित्र विचित्र एक साथ मैंने लिख दिया है, याद हो जाएगा। चित्रकूट भी कहते हैं, विचित्रकूट भी कहते हैं। तो चित्र से क्या बन गया? चित्रकूटगढ़ कहलाता है। इसी को विचित्रकूट कहते हैं। विचित्रकूट क्या हो गया? विचित्रकूट। गौरव है, राजस्थान का गौरव कह सकते हैं कौन से किले को? चित्तौड़गढ़ के किले को राजस्थान का गौरव कहते हैं। दुर्गों के सिरमौर, दुर्गों का क्या कहलाता है? दुर्गों का सिरमौर कहलाता है। सिरमौर जानते हैं? सिर पे मोहर जिसके हो, जो मुखिया हो, सबसे बड़ा हो, मोहर जानते हैं? पगड़ी में लगी रहती है, मुकुट में लगी रहती है। मोहर भी एक राजस्थान कला संस्कृति का एक बढ़िया शब्द है। मोहर के ऊपर एक कहानी भी है पगड़ियों के बारे में, वो कभी बताऊंगा मैं आपको। दुर्गों का सिरमौर कहलाता है। ये मालवा क्षेत्र का प्रवेश द्वार कहलाता है। मालवा का प्रवेश द्वार, यानी राजस्थान से मालवा की तरफ जाएं तो प्रवेश द्वार कह सकते हैं मालवा का। मालवा का प्रवेश द्वार है कौन सा किला? चित्तौड़गढ़ का किला। ये सबसे बड़ा है किस दृष्टिकोण से? क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। लिविंग फोर्ट है, सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, राजस्थान का पहला लिविंग फोर्ट हम इसको कह सकते हैं। लिविंग फोर्ट आप समझ रहे हैं, लिविंग माने रहना, फोर्ट माने किला। ऐसा किला जहां लोग रहते हों, जहां लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति किले के अंदर ही हो जाती हो, तो वह लिविंग फोर्ट है। यहीं कृषि होती है, अंदर ही बाजार लगता था, अंदर ही सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती थी, इसलिए यह लिविंग फोर्ट कहलाता है। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, राजस्थान का पहला लिविंग फोर्ट कौन सा किला है? चित्तौड़गढ़ का किला है। चित्तौड़गढ़ का किला गिरी दुर्ग है। एक धानवन श्रेणी को छोड़कर, यानी रेगिस्तानी श्रेणी को छोड़कर,
धानवन को छोड़कर चित्तौड़गढ़ किले में किलों की सारी विशेषताएं उपलब्ध हैं, चाहे वह गिरिदुर्ग की विशेषता हो, चाहे वह कांटे परिखा और तुम्हारे एरण वाली बात हो ही गई। इसके बाद जैसे सहाय दुर्ग, सैन्य दुर्ग, सारी श्रेणियों में चित्तौड़गढ़ का किला आता है, इसीलिए तो इसको दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है। तो धानवन श्रेणी यानी ये रेगिस्तान में नहीं है, बस धानवन को इसमें से माइनस कर दें तो बाकी सारी चीजें प्लस हैं इसकी। इसके बाद मेसा पठार, चित्तौड़गढ़ का किला 616 मीटर ऊंचे मेसा पठार पर बना हुआ है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, कौन सा किला मेसा पठार पर स्थित है, या मेसा पठार पर स्थित किला कौन सा है? चित्तौड़गढ़ का किला। किले में 7 दरवाजे हैं भाई साहब। किले के दरवाजे कितने हैं? 7 हैं, जिनमें मुख्य दरवाजे में आपको बता देता हूं, पार्डन पोल, पार्डन पोल कहते हैं, पार्डन पोल है, पार्डन पोल। हाँ, यहाँ कभी युद्ध में खून की नदी बही थी और पड़ा, जो भैंस के पाड़ा होते हैं वो बह के आ गए थे, नाम पड़ गया पार्डन पोल। इसको पांडव पोल भी कह देते हैं। पार्डन पोल है, भैरव पोल है। किले के दरवाजे बता रहा हूँ, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा हमें पता रहे, आइडिया रहे, इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। भैरव पोल दरवाजा है, हनुमान पोल, हनुमान जी के नाम पर हनुमान पोल है। इसके बाद यहाँ गणेश पोल भी है, एक दरवाजा गणेश पोल है। 2 दरवाजे मिक्स हैं, एक साथ हैं, जोड़ा से हैं, इसलिए इसको जोड़ला पोल कह देते हैं। 5वां 6वां शायद जोड़ला पोल हैं, 4था और 5वां। इसके बाद कुछ 1-2 दरवाजे हैं जिनके नाम हैं, एक लक्ष्मण पोल यहाँ पर है, और अंतिम दरवाजा आप याद रख सकें तो याद रख लेंगे, राम पोल है। राम पोल जो दरवाजा है उसके अंदर की तरफ ही पत्ता सिसोदिया की छतरी बनी हुई है, तो रामपोल एक दरवाजा है। तो हनुमान जी का नाम आ जाता है, लक्ष्मण जी का नाम आ जाता है, भगवान राम का नाम आ जाता है, गणेश जी का नाम आ जाता है, भैरव का नाम आ जाता है। इस तरह से कुछ दरवाजे हैं चित्तौड़गढ़ के किले के, आपको याद रखना है। तो मैं बता देता हूं कि पांडन पोल पहला दरवाजा याद रख लें और रामपोल याद रख लें, ये हमें याद रख लेने हैं। बाकी और भी नाम याद रह जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रहते तो और भी अच्छी बात है। प्रथम दरवाजा, प्रथम दरवाजे की बात करें तो प्रथम दरवाजा कौन सा है? प्रथम दरवाजा है पाटन पोल, और यहीं पर बाघ सिंह का स्मारक बना हुआ है। बाघ सिंह कौन है? बाघ सिंह प्रतापगढ़ के रावत थे और मेवाड़ रियासत के सामंत हैं। ये हैं रावत बाघ सिंह। जब चित्तौड़गढ़ पर बहादुर शाह का आक्रमण हुआ, गुजरात के शासक का, कर्मावती जब राजमाता थी और विक्रमादित्य छोटे थे, राजा थे, लेकिन वो सामना नहीं कर सकते थे, इसलिए एक मीटिंग बुलाई गई थी। बहादुर शाह का आक्रमण हुआ था। मैं अक्सर इन पंक्तियों को सुनाता रहता हूं, यह इतिहास की गाथा कथा मेवाड़ की न्यारी, बहादुर शाह आया है फंसी कर्मावती प्यारी, जो चारा ना बचा कोई तो मंदिर सार गंगेश्वर, चिता में कूद करके रानियों ने कर लिया जौहर। ये तो बात आगे आ जाएगी कि सार गंगेश्वर का मंदिर है, उसके पास चिताएं सजाई गई, रानियों ने जौहर किया, लेकिन यहां मैं बता रहा हूं प्रतापगढ़ के रावत बाघ सिंह की बात। विक्रम तो छोटा सा था और कर्मावती अकेली थी। कविता और कहानियां आपको इतिहास को याद कर सरल माध्यम है, सबसे अच्छा माध्यम है। पंक्ति सुनिए और याद हो जाएंगी। विक्रम तो छोटा सा था और कर्मावती अकेली थी, तब मेवाड़ी सरदारों ने मिलकर आफत झेली थी। बाघ सिंह तब मुख्य द्वार पर रक्षक बनकर अड़ा रहे और जब तक वीर गति ना पाई बहादुर शाह से लड़े रहे। ये बात याद रखनी है। क्या हुआ था? विक्रमादित्य छोटे से थे, कर्मावती अकेली थी। 1534-35 के आक्रमण की ये बातें हैं, जब चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका हुआ था। विक्रम तो छोटे से थे, कर्मावती अकेली थी, तब मेवाड़ी सरदारों ने मिलकर आफत झेली थी। कर्मावती ने एक मीटिंग बुलाई, सामंतों ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां तय की। उन्होंने कहा कि हम लड़ेंगे, बहादुर शाह का सामना करेंगे, क्योंकि उससे पहले एक बार संधि भी की जा चुकी थी। बहादुर शाह को रणथंभौर का किला और बहुत सारी धन दौलत दी गई थी। उसके बाद भी बहादुर शाह नहीं माने, उन्होंने पुनः आक्रमण किया। तो मेवाड़ी सरदारों ने सोचा कि अब की बार सामना करेंगे। क्या करें? तो बाघ सिंह को चित्तौड़ किले के मुख्य द्वार पर रक्षक बनाया गया और बाघ सिंह के नेतृत्व में यहाँ पर केसरिया हुआ। तो ये बात हमें याद रखनी है। इसी की मैं पंक्तियां आपको सुना रहा था कि विक्रम तो छोटे से थे, कर्मावती अकेली थी, तब मेवाड़ी सरदारों ने मिलकर आफत झेली थी। बाघ सिंह तब मुख्य द्वार पर, इस वाले द्वार पर रक्षक बनकर अड़े रहे और जब तक वीर गति न पाई बहादुर शाह से लड़े रहे। किससे लड़ते रहे? बहादुर शाह की सेना का इन्होंने सामना किया और बाघ सिंह वीर गति को प्राप्त हुए।
इसीलिए बाघ सिंह का क्या बना हुआ है, यहाँ पर स्मारक बना हुआ है चित्तौड़ किले में घुसने से पहले ही, पहले द्वार के बाहर ही, और लेफ्ट हैंड पे जो बना हुआ है बाघ सिंह का स्मारक बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं, मैं और पॉइंट्स की बात करता हूं। कुछ इतिहासकार, कुछ किंवदंतियां, कुछ जनश्रुतियां कहती हैं कि इस किले का निर्माण पांडवों ने करवाया था। यह बात भी क्लियर कर लें कि पांडवों ने इसका निर्माण करवाया था। इसके पीछे एक कहानी है कि पांडवों को जब अज्ञातवास हो गया था तो पांडवों के भाई भीम जो हैं वो कुछ आर्थिक संकट से गुजर रहे थे। उस समय उन्हें ऐसा लग रहा था कि भाई हमें कुछ आवश्यकताएं हैं, पूरी नहीं हो रही हैं, तो इस जंगल के आसपास वो निकल के जा रहे थे। यहाँ उन्हें एक बाबा मिल जाते हैं जिनका नाम था निर्भयनाथ। एक बाबा मिले निर्भयनाथ। भीम ने अपनी समस्या बताई बाबा को, महाराज बहुत समस्या चल रही है, पैसे की तंगी चल रही है, क्या करें। बाबा ने कहा मैं तुम्हें पारस पत्थर दे देता हूँ, सारी चीजें लोहे की जो भी हैं वो सोना बन जाएंगी, तुम जिसे छुआओगे। जो भी है पारस पत्थर की कहानी, उसने कहा ठीक है मैं तुम्हें पारस पत्थर दे देता हूँ, लेकिन शर्त यह कि तुम्हें यहाँ मेरे लिए एक किले का निर्माण करना पड़ेगा, और वो भी एक रात, रात में ये किला बनाना पड़ेगा। अब भीम शक्तिशाली थे और आवश्यकता भी थी, तो उन्होंने क्या है मजबूरी में कहा, बोले ठीक है महाराज मैं आपके लिए किला बना के देता हूँ। तो शाम के समय भीम ने अपना खाना पीना खाया, कानों में ईयरफोन लगाए और काम शुरू कर दिया, किले का निर्माण करना शुरू किया। भीम ने वो किला बनाया, आधे से गया और रात पूरी नहीं गुजरी, तब तक आधी रात ही हुई थी। निर्भयनाथ को लगा कि यह तो पूरा किला बना देगा सुबह तक। निर्भयनाथ के पास कोई पारस पत्थर था नहीं, उन्हें तो बस एक किला बनवाना था, उन्हें लगा रहने सहने की व्यवस्था हो जाएगी। तो थोड़े मन में भयभीत हुए निर्भयनाथ बाबा, उन्हें लगा कि सुबह ये किला बना देगा, सुबह आके मुझे खटखटाएगा दरवाजे को, बोलेगा मुझे ये दो पारस पत्थर। निर्भयनाथ ने एक चाल चली, उन्होंने अपने एक शिष्य को बुलाया जिसका नाम था कुकुड़ेश्वर। ये निर्भयनाथ के शिष्य थे। किंवदंती जनश्रुति कथा मैं आपको बता रहा हूं, कितनी प्रमाणिक है कितनी नहीं वो तो मैं नहीं कह सकता। निर्भयनाथ ने कुकुड़ेश्वर को बुलाया। कुकुड़ेश्वर मुर्गे की आवाज निकालना जानते थे, तो उन्होंने रात के 2 बजे ही मुर्गे की आवाज में बांग लगा दी, और भीम को ऐसा लगा कि भाई अभी तो बहुत सारा काम बाकी रह गया है, मुर्गा बोल गया यानी सुबह हो गई, और भीम निराश होकर के बैठ गए। लेकिन वो बैठे रहे, उसके बाद बहुत रात निकली, तो उनको कुछ लगा कि हो सकता है बाबा की कोई यहाँ चाल हो, तो वो बाबा की कुटिया में पहुंचे। दरवाजा खटखटाया, एकदम से गुस्से में थे, बाबा से कहा है बाबा बाहर निकलो, क्या हुआ, हमारे यहाँ ऐसे मुर्गा तुम्हारे यहाँ ऐसे रात को ही बोल जाता है, अभी तो मेरा काम चल रहा था, मुझे लगा सुबह हो गई, मैंने काम बंद कर दिया, ये क्या तुम्हारी चालाकी है, क्या मामला आया। तो निर्भयनाथ भीम के भय से झूठ नहीं बोल पाए, उन्होंने सच सच बोल दिया कि मेरे पास कोई पारस पत्थर नहीं था, ऐसे ऐसे मैंने कुकुड़ेश्वर को बुलाया, मुर्गे की बांग लगाई, जो भी कथा थी उन्होंने बता दी। और भीम को गुस्सा आया, उन्हें लगा कि संत को, बाबा को तो क्या मारना। उन्होंने जमीन में लात मारी, और यहाँ जमीन में लात मारने से, भीम के द्वारा लात मारने के कारण एक तालाब का निर्माण हो गया जिसको भीमलत तालाब कहा जाता है। ऐसी कुछ जनश्रुति है। तालाब का नाम, यहाँ तालाब भी है, भीमलत तालाब है। ऐसे कहते हैं कि भाई भीम के पैर से ये बना हुआ है, भीम की लात से बना हुआ है, भीमलत तालाब है। और किले का निर्माण पांडवों ने करवाया था, अज्ञातवास के समय करवाया था। लेकिन ये किंवदंती जनश्रुतियां हैं, कितनी भी कथाएं गढ़ी जा सकती हैं, इस पर मैं नहीं जाऊंगा। मैं आगे की बात करता हूं। अलाउद्दीन खिलजी ने किले का नाम क्या कर दिया था, खिजराबाद कर दिया था। समर सिंह का पुत्र रतन जिस पर खिलजी चढ़ आया था। पंक्तियां सुन लीजिए, आपको याद हो जाएंगी और घटनाक्रम भी याद हो जाएगा। चित्तौड़ का पहला साका मैं आपको बता रहा हूं, इतिहास पढ़ेंगे तो विस्तार से बात कर लेंगे, लेकिन यहां मैं चित्तौड़ किले की बात कर रहा हूं। चित्तौड़ किले की बात जब चल रही है और खिजराबाद जब शब्द आया है, तो बताना जरूरी हो जाता है कि समर सिंह का पुत्र रतन जिस पर खिलजी चढ़ आया था, काया माया का प्यासा होकर पद्मा लेने आया था, गोरा बादल की वीर कथाएं और पद्मा की कुर्बानी, रतन सिंह का केसरिया सुन आंखों में आता पानी, युद्ध जीतकर मगर हार कर खिलजी खिजराबाद कर गया। और यह 1303 का जौहर हर राजस्थानी याद कर गया, हर एक व्यक्ति याद कर गया। क्या घटना थी। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ चित्तौड़ किले पर। मैं उस बात में नहीं जाऊंगा कि क्या घटनाक्रम रहा था, मैं ये बता रहा हूं कि 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ। समर सिंह के बेटे रतन सिंह, रावल रतन सिंह उस समय राजा थे, रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए या अपने राज्य के विस्तार करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। तब ये पंक्ति है कि समर सिंह का पुत्र रतन जिस पर खिलजी चढ़ आया था, काया माया का प्यासा होकर क्या लेने आया था, पद्मा लेने आया था। गोरा बादल सेनापति थे रतन सिंह के, गोरा बादल की वीर कथाएं और पद्मा की कुर्बानी।
रतन सिंह का केसरिया सुन आंखों में आता पानी। अब आप समझ गए कि रतन सिंह ने केसरिया किया, पद्मिनी रानी ने और सखियों के साथ, रानियों के साथ मिलकर के जौहर किया, जौहर का व्रत हुआ। और इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी युद्ध जीतकर मगर हार कर खिलजी खिजराबाद कर गया। युद्ध को जीत गए अलाउद्दीन खिलजी, लेकिन मन में हार गए। हार इसलिए गए कि जिस चीज को पाने के लिए आए थे, जो मनोबल बना, मनोरथ बना के आए थे, वो मनोरथ उनका पूर्ण नहीं हुआ। जब किले के अंदर पहुंचे तो पद्मिनी राख में बदल चुकी थी। तो ऐसी स्थिति में युद्ध जीतकर मगर हार कर खिलजी किले का नाम क्या कर गए? खिजराबाद कर गए। खिज्र खां के नाम पर, अपने बेटे खिज्र खां के नाम पर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ किले का नाम क्या रख दिया? खिजराबाद रख दिया। और खिज्र खां को ही इस किले का मुखिया नियुक्त कर दिया गया। इसके बाद चित्तौड़ किले के 3 साके राजस्थान के इतिहास की बड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं में शामिल चित्तौड़गढ़ के 3 साके बड़े प्रसिद्ध हैं, जिनमें पहला साका 1303 ईस्वी का, दूसरा साका 1334-35 का, 35 ही कहूंगा मैं तो, 1334-35 का, और 1534-35 का, बहादुर शाह के समय का भी जो मैं सुना रहा था आपको 1535 का, और 1568 ईस्वी का उदय सिंह के समय का। तीनों बातें मैं शॉर्ट में बता देता हूं, ये अभी मैंने सुनाया ही हुआ था आपको। रावल रतन सिंह पे आक्रमण हुआ था, समर सिंह के बेटे रतन सिंह पे आक्रमण हुआ, पद्मिनी को प्राप्त नहीं कर सके, अलाउद्दीन खिलजी युद्ध जीत गए, केसरिया हुआ रावल रतन सिंह के नेतृत्व में, रानी पद्मिनी के नेतृत्व में जौहर हुआ, और खिजराबाद किले का नाम कर दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर बहुत ज्यादा उत्पात मचाया। इसके बाद 1535 ईस्वी का जो साका है, जिसका केसरिया जो हुआ बाघ सिंह के नेतृत्व में हुआ, ये कहानी भी मैं अभी सुना के आया हूँ आपको, जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैंने सुनाई है। विक्रम तो छोटे से थे, कर्मावती अकेली थी, और यहाँ जो जौहर हुआ है वो जौहर हुआ है कर्मावती के नेतृत्व में। कर्मावती ना लिखकर मैं साथ में लिखूंगा राजमाता, रानी नहीं थी कर्मावती, राणा सांगा की पत्नी थी, इस समय राजमाता थी। राजमाता कर्मावती के नेतृत्व में यहाँ जौहर हुआ है। और यहाँ केसरिया किसके नेतृत्व में बताइए? रावल रतन सिंह के नेतृत्व में। और जौहर हुआ मां पद्मा के नेतृत्व में, पद्मिनी के नेतृत्व में। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसको ज्यादा महत्व नहीं देता, ये आपको याद हो गई है कि इतिहास में याद कराने के हिसाब से महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि राजस्थान का बच्चा बच्चा याद रखता है, राजस्थान का बच्चा बच्चा इस बात को जानता है। तो ये कभी इतिहास में विस्तार से हम पढ़ेंगे, कैसे गोरा नाराज हो गए थे, गोरा नाराज होकर जंगलों में चले गए थे, रानी पद्मा उनको मनाने गई थी, गोरा ने कहा आप तो भवानी हैं, आप यहाँ किले के अंदर से यहाँ निकल के कैसे जंगलों में घूम रही हैं, पूरा वृत्तांत है, सुनेंगे कभी विस्तार से। ये मैंने आपको बता ही दिया है। 1568 की बातें चढ़े मुगल हत्यारे, ये पंक्ति सुन लीजिए, ये भी याद हो जाएगा। 1568 की बातें चढ़े मुगल हत्यारे, उदय सिंह का शासन था फूल बने अंगारे। क्या याद रहा? याद रहा, फूल बने अंगारे। अच्छी बात है, इसलिए याद हो जाती है। क्या बोला है मैंने? 1568 की बातें चढ़े मुगल हत्यारे। कौन आए? मुगल। 1568 की बातें चढ़े मुगल हत्यारे। शासन किसका था? उदय सिंह का शासन था। राजा कौन थे? उदय सिंह। और लाइन क्या बोली मैंने बोली फूल बने अंगारे। फूल बने अंगारे से मतलब है फूल कंवर आग में बदल गई, अंगारों में समा गई, जौहर व्रत कर लिया। क्या हुआ था? 1568 में राणा उदय सिंह थे, अकबर का आक्रमण हुआ था, मुगल शासक अकबर का आक्रमण हुआ था। इस आक्रमण के समय उदय सिंह राजा को किले से बाहर निकाल दिया गया था, राज परिवार को बाहर भेज दिया गया था सुरक्षित। जयमल और फत्ता ने यहाँ किले की सुरक्षा की बागडोर संभाली। तो केसरिया जो हुआ फत्ता के नेतृत्व में हुआ, जयमल फत्ता के नेतृत्व में हुआ, और यहाँ पर जो जौहर का व्रत हुआ वो फत्ता की रानी फूल कंवर के नेतृत्व में हुआ। तो इस फूल से आप याद रख लें, फूल बने अंगारे से आपको याद रह जाएगा फूल कंवर का नाम, फूल कंवर। ठीक है, ये पॉइंट हमें याद रखना है। तो ये राजस्थान में चित्तौड़ किले के 3 साके, हमारे राजस्थान के, हमारे चित्तौड़गढ़ के ये 3 साके मैंने आपको शॉर्ट में यहाँ पे बता दिए हैं। इतिहास के दृष्टिकोण से नहीं, किले पढ़ रहे हैं, किला के दुर्ग के दृष्टिकोण से मैंने बता दिए हैं। मैं आगे बढ़ लेता हूँ। रथमार्ग, किले में सड़क नहीं थी, किले में रथमार्ग का जो निर्माण करवाया है, किले में रथमार्ग का निर्माण करवाया है महाराणा कुंभा ने। ये बात हमें याद रखनी है। ऐसे कह सकते हैं किले में सड़क डलवाई है, किसने डलवाई है? महाराणा कुंभा ने डलवाई है।
इसके बाद बात करें कि यहाँ पर जौहर मेला लगता है चैत्र माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी को। चित्तौड़गढ़ किले का एक प्रसिद्ध मेला लगता है, चित्तौड़गढ़ मेवाड़ रियासत का एक प्रसिद्ध मेला लगता है जिसको जौहर मेला कहते हैं। यहाँ डाक टिकट, चित्तौड़ किले पर डाक टिकट जारी किया गया है। चित्तौड़ किले पर सबसे पहला जो आक्रमणकारी था वो अफगानिस्तान का आया था जिसका नाम था मामू। नाम भी बढ़िया है, अफगानिस्तान से आए थे आक्रमणकारी मामू। कब आए थे? ये आए थे भाई साहब, उसका शासन था इस समय पर। पहला आक्रमण है ये चित्तौड़गढ़ पर, किसी बाहरी आक्रांता का पहला आक्रमण है। खुमांड राजा के समय आए थे। खुमांड रासो एक रचना है दलपत विजय की, उसमें इसका उल्लेख भी है इस आक्रमण का। तो मामू को कह सकते हैं राजस्थान में चित्तौड़ किले पर पहला आक्रमणकारी थे अफगानिस्तान के मामू, ये आक्रमणकारी रहा है। इसके बाद कह सकते हैं तीर्थराज, चित्तौड़ को क्या कहते हैं? तीर्थराज कहते हैं। तीर्थराज कहते हैं पुष्कर को, पता ही है सभी को, पुष्कर को कहते हैं तीर्थराज। लेकिन किलों में स्थापत्य में अगर बात करें तो तीर्थराज चित्तौड़गढ़ के किले को कहते हैं। इधर प्रयाग न गंगा सागर, इधर न रामेश्वर काशी, यहाँ कहाँ है तीर्थ तुम्हारा, कहाँ चले तुम सन्यासी। मैं ये कहता हूं कि आप एक शब्द भी मिस मत करिए, कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं है। जब मैं आपको इतिहास सुनाता हूं, जब मैं आपको किले सुनाता हूं, जब मैं ये पंक्तियां सुनाता हूं, तो मुझे लगता है कि आपको याद भी हो जाती हैं और राजस्थान आपके अंदर बोलने लगता है। इधर प्रयाग न गंगा सागर, इधर न रामेश्वर काशी, यहाँ कहाँ है तीर्थ तुम्हारा, कहाँ चले तुम सन्यासी। ये सन्यासी से कह रहे हैं, ये तीर्थराज बताया है, श्याम नारायण पांडे ने लिखा है। श्याम नारायण पांडे की पंक्तियां हैं, साहित्यकार श्याम नारायण पांडे बता रहे हैं चित्तौड़ के किले को तीर्थराज कहा है। क्या पंक्ति है? सन्यासी को संबोधित करके कहलवा रहे हैं। क्या कहलवा रहे हैं? इधर प्रयाग न गंगा सागर, इधर न रामेश्वर काशी, इधर तो कुछ भी नहीं है, इधर कहाँ जा रहे हो? सन्यासी कह रहा है मुझे न जाना गंगा सागर और न रामेश्वर काशी, तीर्थराज चित्तौड़ देखने की मेरी आंखें प्यासी। मुझे क्या देखना है? चित्तौड़ देखना है। इधर दक्षिण की तरफ कहाँ चले जा रहे हो सन्यासी? तो सन्यासी कह रहा है कि मुझे तीर्थराज चित्तौड़ देखना है, न रामेश्वर जाना है, न काशी जाना है, कहाँ जाना है? चित्तौड़ जाना है। क्या कह रहा है? चित्तौड़ कह रहा है। उसने कहा मुझे न जाना गंगा सागर और न रामेश्वर काशी, तीर्थराज चित्तौड़ देखने की मेरी आंखें। तो ये तीर्थराज कहलाता है चित्तौड़गढ़ का किला। बहुत सारे इतिहास को समेटे हुए चित्तौड़गढ़ का किला। यहाँ क्या क्या चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं दर्शनीय स्थलों में? 4 हाथों वाले लोक देवता कल्ला राठौड़ का स्मारक बना हुआ है। जयमल को जिन्होंने कंधों पर बिठा लिया, युद्ध किया, और कल्ला राठौड़ भैरवपोल दरवाजे के बाहर की तरफ शहीद हो गए, और यहीं इनका स्मारक बना हुआ है। महाराणा कुंभा के महल बने हुए हैं, कुंभा महल। तुलजा भवानी का मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर चित्तौड़ के किले में है। विजय स्तंभ 122 फीट ऊंचाई वाला 9 मंजिली इमारत, 9 मंजिला विजय स्तंभ आपको यहाँ मिलेगा। बहुत प्रसिद्ध इमारत है। सारंगपुरी का युद्ध मालवा का महमूद पराजित है, तभी विजय स्तंभ बना जहां मूर्ति कोश समाहित है। बहुत सरल सरल सी बातें मैं आपको बता देता हूँ। सारंगपुर युद्ध जीत के महाराणा कुंभा मालवा के महमूद को पराजित कर दिया और विजय स्तंभ बनवा दिया। 122 फीट की ऊंचाई वाला कुंभ श्याम का मंदिर बना हुआ है। मीराबाई का मंदिर बना हुआ है। मीराबाई मंदिर के पास में संत रैदास की छतरी बनी हुई है। संत रैदास की छतरी, संत रैदास की छतरी, मीराबाई के गुरु हैं संत रैदास। जौहर कुंड बना हुआ है जहां मां पद्मिनी ने जौहर व्रत किया। समदेश्वर मंदिर यहाँ बना हुआ है जिसको मोकल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं? मोकल मंदिर। मोकल, राणा मोकल ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था, इसलिए मोकल मंदिर कहलाता है। जैनों का कीर्ति स्तंभ बना हुआ है, 7 मंजिला जैन कीर्ति स्तंभ यहाँ बना हुआ है, यह भी हमें याद रखना है। तो ये चित्तौड़गढ़ के किले के कुछ दर्शनीय स्थल हैं जिन पे हमने सरसरी निगाह डाली। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी से डॉक्टर राघवेंद्र सिंह मनोहर, राघवेंद्र सिंह मनोहर क्या कहते हैं राजस्थान के दुर्गों के बारे में। डायरेक्ट पॉइंट्स मैं आपको करा रहा हूं। डॉक्टर राघवेंद्र सिंह मनोहर लिखते हैं चित्तौड़ किले के बारे में, चित्तौड़ का किला एक प्राचीन दुर्ग है। आप सुनते चलिए। इसके निर्माता के बारे में प्रमाणिक जानकारी का अभाव है। जनश्रुति के अनुसार यह किला महाभारत काल में भी विद्यमान था। अभी मैंने पांडवों की कथा सुनाई थी, वो इसीलिए सुनाई थी।
उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पता चलता है कि इसका संबंध मौर्य वंशीय शासकों से था। आपको जो चीजें यहाँ लिख रही हैं वही चीजें मैंने अभी कराई हैं, सारी की सारी चीजें ऑथेंटिक कराई गई हैं। मेवाड़ के इतिहास ग्रंथ वीर विनोद के अनुसार मौर्य राजा चित्रांगद ने यह किला बनवाकर अपने नाम पर इसका नाम चित्रकोट रखा था। उसी का अपभ्रंश चित्तौड़ है। चित्रकोट शब्द को ही जनभाषा में, अपभ्रंश भाषा में क्या कह दिया गया? चित्तौड़ कह दिया गया। इतिहासकार कर्नल टॉड के उपलब्ध विक्रम संवत 770 के एक शिलालेख में उक्त मौर्य शासक का उल्लेख आया है। यानी कर्नल जेम्स टॉड ने इस मानमोरी के शिलालेख में इसके बारे में बताया हुआ है कि इस किले का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया है। सरसरी निगाह हम डाल लेते हैं तथ्यों पर। ललनाओं ने जौहर का अनुष्ठान यहाँ किया है। अमीर खुसरो ने लिखा है कि 30,000 हिंदुओं को कत्ल करने की आज्ञा देने के बाद सुल्तान ने चित्तौड़ दुर्ग अपने पुत्र खिज्र खां को सौंप दिया और उसका नाम खिजराबाद रख दिया गया। चित्तौड़ किले का नाम खिजराबाद हो गया। चित्तौड़ किले की बात हो रही है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया? खिजराबाद रख दिया। यहां तक लिखा है। अमीर खुसरो का खुद का कथन है, मुस्लिम इतिहासकार का कथन है कि 30,000 हिंदुओं को कत्ल करने की आज्ञा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दी गई थी। कुछ वर्षों तक, संभवतः 1311 ईस्वी तक चित्तौड़ पर खिज्र खां का अधिकार रहा, जिसने वहां अपने शासन की अवधि में गंभीरी नदी, जिसकी मैं बात कर रहा था, गंभीरी नदी पर पाषाण का एक सुदृढ़ पुल बनवाया जो आज भी मौजूद है। इतिहासकार ओझा जी के अनुसार मुस्लिम सारसोनिक शैली पर बने 10 मेहराबों वाले इस पुल के निर्माण में संभवतः कई हिंदू एवं जैन मंदिरों को गिराकर उनके पत्थरों का उपयोग किया गया है। पहले कत्लेआम करवाया गया, फिर किले को खिज्र खां के लिए सौंपा गया, फिर खिज्र खां भाई साहब वहां लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए पुल बनवा रहे हैं। पहले हत्याएं करवा रहे हैं, उसके बाद पुल बनवाया गया। और फिर देखिए पुल में क्या लगा हुआ है। हिंदुओं के मंदिर तोड़े गए, जैन मंदिर तोड़े गए, उनमें से जो पत्थर जो अवशेष निकले हैं उनको उस पुल में लगाया गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इतिहासकार ओझा जी के अनुसार ये तथ्य है। गौरी शंकर हीराचंद ओझा कहते हैं कि ये 10 मेहराबों से बना हुआ पुल, जिसमें हिंदू एवं जैन मंदिरों को गिरा करके उनके जो पत्थर थे उनको इस पुल में लगाया गया था। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के कानड़देव सोनगरा के भाई मालदेव सोनगरा को, जो इतिहास में मालदेव मूछाला के नाम से विख्यात है, चित्तौड़ का हाकिम बनाया। अलाउद्दीन खिलजी उसके बाद जब मृत्यु हो जाती है तो खिज्र खां वहां चले जाते हैं और मालदेव सोनगरा से इस किले को हमीर सिसोदिया ले लेते हैं और राणा शाखा की स्थापना होती है। कुछ तथ्य और हैं। वीर विनोद के अनुसार कुंभा ने चित्तौड़ के किले पर विजय स्तंभ, कुंभ श्याम मंदिर, लक्ष्मीनाथ मंदिर, रामकुंड इत्यादि बनवाए। कुकड़ेश्वर के कुंड का जीर्णोद्धार करवाया। किले का रास्ता जो बड़ा विकट और पहाड़ी था उसमें 4 दरवाजे और परकोटा तैयार करवाकर उसे दुरुस्त करवाया। ये सारे काम महाराणा कुंभा ने करवाए। इसीलिए मैं कह रहा था कि महाराणा कुंभा को चित्तौड़ किले का वास्तविक आधुनिक निर्माता माना जाता है। इस संबंध में इतिहासकार ओझा जी ने लिखा है कि पहले चित्तौड़ के किले पर जाने के लिए रथमार्ग नहीं था, इसलिए कुंभा ने रथमार्ग बनवाया। मैं आपको तथ्य बताता हूं, तथ्य में साथ में ये बताता हूं कि कथन किसका है। तथ्य को जान लेना महत्वपूर्ण नहीं होता, तथ्य की ऑथेंटिसिटी पता होना हमें जरूरी होती है कि क्या यह तथ्य वास्तव में जो गाइड में या पुस्तकों में आ रहा है, क्या यह इतिहास परक तथ्य है। और वह सारी चीज आपको सामने लिखी हुई है कि इतिहासकार ओझा जी ने लिखा है कि चित्तौड़ के किले के लिए रथमार्ग नहीं था, सड़क नहीं थी, तो महाराणा कुंभा ने यहाँ रथमार्ग का निर्माण करवाया है। किले में 7 प्रवेश द्वार हैं, रामपोल, हनुमान पोल, भैरव पोल, महालक्ष्मी पोल, चामुंडा पोल, तारापोल और राजपोल। इन दरवाजों के नाम कई जगह ऐतिहासिक पुस्तकों में अलग अलग भी दिए हुए हैं, जो मैं पहले आपको करा के आया हूं। तो कुछ नाम आपको याद रह जाएं तो ठीक है, नहीं याद रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है। पाटनपोल मुख्य दरवाजा है, वह चीज हमें याद रखनी है। उसने वहां आदि वराह का मंदिर का निर्माण करवाया है, जल यंत्र यानी अरहट बनवाए हैं और कई तालाब एवं बावड़ियां भी इस किले में बनवाई गई हैं। ये सारे काम महाराणा कुंभा के द्वारा करवाए गए हैं। इसके बाद कुछ और बात करें तो बड़ी पोल दरवाजे के पूर्व 27 देवरी यहाँ बनी हुई है, श्रृंगार चौरी बनी हुई है, जैन मंदिर बने हुए हैं। पूर्वी प्राचीर के निकट एक 7 मंजिला जैन कीर्ति स्तंभ है, आदिनाथ का स्मारक जिसको बताया जाता है। इसके बाद निर्माण बघेरवाल जैन जीजा साहब द्वारा इस जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया गया। 10वीं या 11वीं शताब्दी के आसपास इसका निर्माण हुआ है। किले के भीतर अपरिमित और अथाह जल राशि वाले अनेक कुंड और जलाशय बने हुए हैं। इनमें किले के उत्तरी हिस्से में
रत्नेश्वर तालाब, कुंभ सागर तालाब, मध्य भाग में गोमुख नामक झरना, हाथी कुंड, जयमल और भत्ता की हवेलियों के पास भीमलत नामक बड़ा तालाब स्थित है। पाटनपोल दरवाजे के बाहर महाराणा उदय सिंह की झाली रानी द्वारा निर्मित झाली बाग बना हुआ है। कितनी नई नई चीजें आपके सामने आ रही हैं। सतवीस देवरी है, श्रृंगार चौरी है, जैन मंदिर है। इसके बाद कुंडों के नाम कुछ नए आपके सामने हैं, रत्नेश्वर तालाब, कुंभ सागर तालाब, गोमुख झरना, ये सारी चीजें, भीमलत तालाब, झाली बाग बनवाया गया उदय सिंह की झाली रानी द्वारा। राज टीला नामक स्थान पर पहाड़ी के छोर पर बना चित्रांग मोरी का तालाब जलापूर्ति का मुख्य स्रोत है। दुर्ग के अन्य प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों में कंवरपदा के खंडहर, कंवरपदे के जो खंडहर हैं, राणा सांगा द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था कंवरपदे महल का। ऐसा कहा जाता है कि मीराबाई के लिए इस महल का निर्माण किया गया था। कंवरपदे के खंडहर हैं। तोपखाना बना हुआ है। भामाशाह की हवेली बनी हुई है। सलूमर और रामपुरा व अन्य संस्थाओं की हवेलियां यहाँ बनी हुई हैं। तोपखाना है। हिंगलू आहाड़ा के महल है, परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। हिंगलू आहाड़ा के महल कौन से किले में है? चित्तौड़गढ़ के किले में है। ये सारी चीजें दर्शनीय स्थलों में आती हैं। यहाँ विद्यमान फतेह प्रकाश महल को म्यूजियम बना दिया गया है, बहुत अद्भुत है, देखने लायक है। चित्तौड़ जाएं तो जरूर आप फतेह प्रकाश महल देख के आए। फतेह प्रकाश महल में वर्तमान में म्यूजियम संचालित है, जिसमें अनेक कलात्मक देव प्रतिमाएं, अलंकृत पाषाण स्तंभ तथा बहुत अधिक पुरा सामग्री संग्रहित है। सारतः हम कह सकते हैं कि चित्तौड़ का जो दुर्ग है, इतिहास की गौरवशाली रोमांचक दास्तान, अनमोल सांस्कृतिक धरोहरें लिए हुए, संजोए हुए और काल के इस लगातार देखे हुए अनवरत समय को उन्होंने देखा है। चित्तौड़ के किले के इन दुर्गों के इन महलों ने, इन सारी चीजों ने। तो चित्तौड़ किले की ऑथेंटिक जानकारी, A to Z नॉलेज, जहां चित्तौड़ किले का कोई भी तथ्य अछूता नहीं है, चाहे वह ऐतिहासिक पक्ष हो, चाहे वह सांस्कृतिक पक्ष हो, चाहे चित्तौड़ किले का स्थापत्य का पक्ष हो। सारी चीजें चित्तौड़ किले की इस वीडियो में समाहित हैं। बहुत सारी चीजें कविता और कहानी के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई हैं। मेरा आपसे निवेदन यह है कि चीजों को आप याद करें, वीडियो को देखें, लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, सुनने से चीजें याद हो जाती हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।